गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपको बिलियन के अंतर्गत, ठीक है, आपका चौथा पॉइंट बताया गया था, चौथा भाग, और चौथे भाग के अंतर्गत हम डिस्कस किए थे नॉर्मलता और मोलरता के बारे में। ठीक है, आज उसी के क्रम में हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा आपके लिए वो क्या होगा? मोललता। ये टॉपिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत कक्षा 12 के छात्रों के लिए सॉल्यूशन पार्ट के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये हेडिंग जो मोललता, ये सांद्रता के रासायनिक यूनिट के अंतर्गत बताया जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मलता मोलरता के बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा क्या है? मोललता के बारे में। ठीक है, कि मोललता क्या है। तो जैसे कि मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाह रहा हूं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब क्या है? ये सब किसी विलेन के सांद्रता की इकाइयां होती है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक उसी प्रकार से मोललता भी आपसे पूछे क्या है तो आप बता सकते हो कि मोललता भी विलेन की एक प्रकार की सांद्रता है। लेकिन कैसी सांद्रता है? नॉर्मलता भी सांद्रता है, मोललता भी सांद्रता है, मोलरता भी सांद्रता है, तीनों सांद्रताएं हैं, लेकिन फिर भी तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो आइए देखते हैं मोललता किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने कल के पॉइंट में बताया था कि ज्यादा कुछ रटना नहीं है आपको, सिर्फ मात्रक ध्यान दीजिए, मात्रक से डिफिनीशन और फार्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ रटाने की जरूरत नहीं है। तो मोललता का जो मात्रक होता है बेटा, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। तो डिफिनीशन भी क्लियर हो गई। पर किलोग्राम मतलब पर एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन निकल गई। मोल प्रति किलोग्राम मतलब पर किलोग्राम विलायक में, मोल मतलब मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में, यहां बिलियन नहीं रहे दोस्तों, बिलियन नहीं, विलायक होना चाहिए। ओके, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता, मात्रक होता बेटा, मोल प्रति किलोग्राम होता है। वहां पर मोल प्रति लीटर था मोलरता में, लेकिन यहां पर क्या होगा? मोललता में मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? डिफिनेशन हो गई। ओके, अब आपको फार्मूला क्या होता है? मैंने कहा रटना नहीं है, इसी से डिफिनेशन भी निकलेगा, इसी से फार्मूला भी निकलेगा। तो क्या है यहां पर? मोल प्रति किलोग्राम मतलब मोल माने विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का किलोग्राम मतलब भार, किलोग्राम मतलब जान रहे हो ना 1000 ग्राम। ओके, तो यहां मैंने लिखा वही मोललता का फार्मूला जो होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 1000। गुणे 1000 इसलिए किया है क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए ये किया गया। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्या हो गया? मोललता का अपना फार्मूला हो गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस पे न्यूमेरिकल चलेगा। और एक बात, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, मान लीजिए अल्फाबेटिक कर दें, तो मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं, विलायक का भार माने W, कैपिटल W से, गुणे 1000 तो रहेगा। यही चीज आपका क्या है? अल्फाबेट में कर दिया। ये दोनों फार्मूला एक ही है। ओके, अब क्या है? चूंकि आपको कल बताया था कि n वी नो दैट, अर्थात चूंकि n इक्वल टू क्या होता है? W बटा m, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या का मतलब है W, यानी विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है। ठीक है, अब इसको n के स्थान पे WM रख दें यहां पर, तब क्या होगा कि ये देखिए जहां n था वहां W स्मॉल m रख दिया, और ये कैपिटल W आपका बचा है यहां गुणे 1000। ठीक है, तो ये फार्मूला भी है, ये भी है और ये भी है। ये मॉडिफाइड फार्मूला है, थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से अभी आपने मोललता का स्टडी किया, डिफिनेशन, मात्रक, सूत्र, फार्मूला। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि जहां वेयर एज, ठीक है, स्मॉल w क्या है? स्मॉल w का मतलब बेटा यहां देखिए 2 w है, एक ये w, एक ये w। जो छोटा w होता है वो विलेय का भार है, और जो आपका क्या कहते हैं कि बड़ा w वो क्या है? विलायक का भार है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यहां पर आप बता देंगे कि स्मॉल w विलेय का भार है और कैपिटल W विलायक का भार है। ठीक है, विलायक का भार है। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m आपको क्या बताया गया कि स्मॉल m जो होता है वो विलेय का अणुभार होता है। क्या होता है? विलेय का अणुभार होता है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कि विलेय का अणुभार। ठीक है, अब बाकी n तो मोलों की संख्या है, आपको पता ही है। तो इस तरह से आपको आज के इस वीडियो में एक टॉपिक क्लियर किया गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, नोट करिए।
नोट कर लिया आपने। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में आज के, ठीक है। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए, ठीक, तो इसके बाद मोललता के बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग है वो क्या है बेटा, मोलल विलयन, मोलल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलल विलयन क्या है, मैंने जैसे कल आपको नॉर्मलता पढ़ाया तो नॉर्मल विलयन बताया, मोलरता पढ़ाया तो मोलर विलयन बताया, आज मोललता पढ़ाया तो मोलर विलयन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट सिंपल, मोलल विलयन का मतलब है कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता 1, ठीक है, 1 का मतलब 1 मोल पर किलोग्राम सांद्रता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं, ठीक है। यहां मैंने डिफिनेशन भी लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में जब, ठीक है, विलेय का 1 मोल घुला हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहते हैं, ठीक है। इसे 1m भी लिखा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये एक सोल्यूशन आपका ये है, ठीक है, 1 विलयन ये है और 1 विलयन ये है और 1 विलयन ये है। यहाँ पर आपको 3 तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगर हम कहें कि इसकी सांद्रता, ठीक है, इस विलयन की जो सांद्रता है 1 मोल पर केजी है और इसका 5 मोल पर केजी है और इसका 10 मोल पर केजी है, राइट। तो यहाँ पर केजी पर केजी पर केजी है, तो सिंपल सी बात है कि जब किलोग्राम आ जाए, समझ लीजिए क्या है वो, मोललता है। इसकी मोललता 1 मोल पर किलोग्राम, इसकी 5, इसकी 10। अब इन तीनों में कौन सा ऐसा विलयन है जो मोलल विलयन होगा। तो मोलल विलयन क्या डिफाइन कर रहा है कि 1 किलोग्राम में 1 मोल जब हो तो 1 मोल, इसमें 5 मोल, इसमें 10 मोल, लेकिन इसमें 1 मोल है, अर्थात ये वाला विलयन क्या है, मोलल विलयन है, ठीक है। क्या है, मोलल विलयन है, यही याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मोलल विलयन भी क्या किया गया, क्लियर कर दिया। ये भी आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने पॉइंट। अब हम मोलरता और नॉर्मलता से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, एग्जामिनेशन पॉइंट के रूप में आएगा, ठीक है। मतलब आप पिछले लगभग 5 साल का पेपर उठाइए, उसमें देखिए 1 या 2 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोललता ताप पर निर्भर करती है या नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आपको मालूम रहेगा तो आइए क्लियर करा दे रहे हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे दिया है, मान लीजिए दे दिया मोलरता ताप पर निर्भर करती है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ लिया, आप बोल देना नहीं। क्यों? क्योंकि मोललता ताप पर निर्भर इसलिए नहीं करती है क्योंकि द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। अगर हम किसी पदार्थ का द्रव्यमान है उसका ताप बढ़ा दे घटा दे, जैसे यहाँ पर 1 केजी है और इसका ताप बढ़ा दे 2 केजी थोड़ी हो जाएगा, या 500 या 500 ग्राम थोड़ी हो जाएगा, वो तो 1 केजी ही रहेगा ना। इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से आप नोट कर लीजिए कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। कोई पूछे क्यों, क्योंकि द्रव्यमान भी ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मोललता के डिफिनेशन में आपने देखा 1 केजी, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा घुमा दिया जाए कि मोलरता जब मोलरता पूछ ली जाए कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है, तो यस आप कह सकते हो कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। आपको पता होगा बायल और चार्ल्स के नियम में बताया गया होगा कक्षा 11th में कि ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है, और ताप घटाने पर आयतन कम हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर, ठीक है, कोई मान लीजिए सिलेंडर है और इसमें गैस का आयतन इतना है, यहाँ तक है, इस लेवल तक आपका आयतन है। तो जब आप ताप बढ़ाओगे तो इसका आयतन यहाँ से बढ़कर बेटा यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूध देखो, जब आप बॉयल करते हो, गर्म करते हो, तो आधे भगोने का दूध क्या होता है, ऊपर तक जाता है, आयतन में वृद्धि करता है। तो कहीं ना कहीं ताप कम ज़्यादा करने से आयतन प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए मोलरता भी ताप द्वारा प्रभावित होती है, अर्थात मोलरता ताप पर निर्भर करती है या प्रभावित होती है क्योंकि आयतन भी क्या होता है, ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए एग्जामिनेशन पॉइंट के। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में क्या हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ जाए, तो इसे भी आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने आज के इस वीडियो में मोललता, ठीक है, मोलल विलयन और मोललता मोलल विलयन के बाद आपको, ठीक है, ये 2 नोट्स के बारे में यहाँ पर हमने डाउन टाउन को क्लियर किया, ठीक है। ये भी नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए इस वीडियो के लास्ट हेडिंग के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि नॉर्मलता मोलरता में संबंध बताइए, अर्थात रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपके सामने, ठीक है, क्लियर करें कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है। तो इसमें संबंध निकालना बहुत आसान है, चाहे हम डायरेक्ट लिख दें फार्मूला या निकाल के आप लोगों को बता रहे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मलता बराबर सूत्र मैंने बताया है विलेय का भार
बटा विलेय का तुल्यांकी भार गुणे आयतन, ठीक है। तो बटा, पूरे का बटा कर लेते हैं, ठीक है। मोलरता, नॉर्मलता मोलरता से भाग दे देते हैं, तो मोलरता बराबर क्या है, विलेय का भार बटा विलेय का भार गुणे आयतन। ये आपका दोनों फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो सेम है काट दो, विलेय का भार से विलेय का भार कट गया, आयतन से आयतन कट गया, ओके। अब आप क्या करेंगे कि ये नॉर्मलता बटा मोलरता तो है ही है, तो इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं हम यन बटा यन, यन माने नॉर्मलता और ये क्या हो गई मोलरता, चाहे हिंदी में लिख दो कोई दिक्कत नहीं, जो इक्वल टू। अब क्या है, यहाँ पर दूसरा बटा है, यहाँ चौथा है, तो आपको पता है 4 बटे हैं, 1 2 3 4, चौथा ऊपर, चौथे का पहले में और दूसरे का तीसरे में, तो ये चौथा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, विलेय का अणुभार। क्या हो गया बेटा, विलेय का अणुभार यानी यम बटा ये आपका बच गया विलेय का तुल्यांकी भार बच गया, ठीक है। विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार को ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो गया, ठीक है। अगर इसी को हम शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा, यन बटा यम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एम बटा ई हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलता मोलरता में रिलेशन हो गया। या यहाँ पर और मॉडिफाइड करना चाहो तो चूंकि स्मॉल एम बराबर, ठीक है, यम अपान कैपिटल ई भी होता है, अर्थात विलेय का अणुभार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है यन। यहाँ बेटा यन मोलों की संख्या नहीं है, यहाँ पर यन जो होता है वो अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता है, ठीक है, अभी हम बता रहे। तो अब इसको हम इसमें पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, यन बटा यम इज इक्वल टू स्मॉल यन हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर यन आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हो गया, ठीक है। ये नॉर्मलता है, ये मोलरता है, और यन जो है अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता है, अर्थात जैसे HCl अम्ल है तो इसकी अपनी क्षारकता होती है। क्षारकता का मतलब है किसी अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होता है वही उसकी क्षारकता है, ठीक है, और किसी क्षार में जो हाइड्रोक्साइड आयन है वही उसकी अम्लता है, अर्थात यन का मान है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्लियर करें ये चीज यहाँ पर, ठीक है, कि HCl के लिए यन का मान कितना होगा, ठीक है, तो H माने हाइड्रोजन आयन, एक है तो एक हो जाएगा, और H2SO4 के लिए अगर कह दिया जाए यन बराबर तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यन माने हो गया अम्ल की क्षारकता अर्थात विस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या। इसमें H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयन है, और आपको पता है अम्ल है और अम्ल H+ देते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है, इसलिए इसका क्षारकता कितनी होगी, यन बराबर 2 होगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए आज के इस पॉइंट में। तो नोट कर लिए होंगे आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मंडे को, क्योंकि कल शनिवार है, लॉकडाउन, विद्यालय बंद रहेगा, और आपको अब मंडे को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, कॉपी नोट्स बना लीजिए। जैसा कि आज दैनिक जागरण के अखबार में भी ये बातें यूपी बोर्ड द्वारा कही गई है कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल में, जैसे फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ करता था, आज न्यूज़पेपर में जाके देखिए दिया है कि अप्रैल और मार्च दोनों के बीच में एग्जाम होगा। एग्जाम टलने वाला नहीं है, शैक्षणिक कैलेंडर आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और डीआईएस कार्यालय भेज दिया गया है, जल्द ही विद्यालय में आ जाएगा। इसलिए आप ये भ्रम ना पाले कि परीक्षाएं जून में होंगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये योगी सरकार है दोस्तों, ये योगी सरकार परीक्षा करा के ही मानेगी, इसलिए आप अभी से लग जाइए, टाइम बिल्कुल कम है, ठीक है। और जनवरी तक सिलेबस क्या करना है, खत्म करना है। और जैसा कि शासन की गाइडलाइन है कि ऑनलाइन वीडियो फिर से अगर जहां पर मान लीजिए बंद हो चुकी है, 18 अगस्त से चालू होंगी, और इसी के क्रम में महीने के अंत में ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षाएं भी ली जाएंगी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, शासन का निर्देश है, और इसी निर्देश के क्रम में हम आपको फिर से सजेस्ट करते हैं कि वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, और हो सकता है कि हम भी इसी अगस्त के लास्ट महीने में आपसे, ठीक है, टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहिए, ठीक है। धन्यवाद।